आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। पाकिस्तान जिस रास्ते पर चला आखिर उसका अंत शुरू हो ही गया। अब यूएनएससी में पाकिस्तान वही बोलेगा जो चीन उससे बुलवाना चाहेगा। तो क्या इमरान खान ने अपनी आजाद विदेश नीति को छोड़ दिया? तो वहीं दूसरी तरफ अफगान में हवा में क्यों लटके पाकिस्तानी नेता? तो सबसे बड़ी खबर, क्या रूस यूक्रेन जंग में भारत भी कूदेगा? यूक्रेन ने भारत से कुछ ऐसी ही मांग करी है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इससे पहले वाली खबर में मैंने आपको बताया कि चीन का कब्जा पाकिस्तान पर हो चुका है और ये खुलासा आईएमएफ ने करा है। इसकी निशानियां अब आधिकारिक तौर पर दिखने लगी हैं। सिपरी की रिपोर्ट की माने तो 2016-2020 के बीच में पाकिस्तान ने अपने कुल हथियारों की खरीद में से 74% चीन से ही खरीदा था। दुनिया में सबसे अधिक हथियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान 10वें स्थान पर है। चीन ने अपने इस आयरन ब्रदर को JF-17 लड़ाकू विमानों का निर्माण, टाइप 054 क्लास के युद्धपोत, मिसाइल ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे हथियार बेचे। तब तक पाकिस्तान को ये लग रहा था जैसे कि चीन उसका शुभचिंतक है, पर कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान अब बुरी तरीके से मोहरा बन चुका है और अब चीन आधिकारिक तौर पर धीरे धीरे दुनिया के सामने इस बात को ला भी रहा है कि कैसे उसका पाकिस्तान पर कब्जा हो गया। दरअसल चीन और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र और कई विश्व के निकायों में आपस में सहयोग को और मजबूत करेंगे, इस तरह का दावा किया गया और इसके लिए दोनों देश एक एग्रीमेंट बना रहे हैं और इस एग्रीमेंट के अनुसार जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच होंगे वहां पर चीन जिस चीज को हाँ बोलेगा पाकिस्तान को उसी चीज को हाँ बोलना पड़ेगा। और बड़ी बात देखिए, मजबूती के नाम पर इमरान सरकार ने इस बात के लिए हाँ भी कर दी है, जो सीधा दिखाता है कि चीन को इससे फायदा होने वाला है और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर क्यों इमरान खान ने इस तरह के एग्रीमेंट को साइन करा? सभी देशों की अपनी आजाद विदेश नीति होती है जिसके जरिए वो अपने देश के भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी मुद्दे पर किसी का समर्थन कर सकते हैं तो विरोध का ऐलान भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई बात चीन के लिए अच्छी हुई और पाकिस्तान के लिए नहीं, तब क्या होगा? कुल मिलाकर अब चीन गुलाम पाकिस्तान से उसके बोलने का हक छीन रहा है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ साथ जनता भी समझ रही है कि चीन ने पाकिस्तान को दिए गए कर्ज के एवज में अब उसे मोहरा बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की किरकिरी एक और जगह हुई और बड़े ही बुरी तरीके से हुई। आपको याद होगा हाल फिलहाल में रूस ने अफगान शांति के लिए जो बातचीत के लिए टेबल बनाई और उसमें देशों को बुलाया, उसमें भारत को नहीं बुलाया लेकिन पाकिस्तान को बुलाया। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में पाकिस्तान की कितनी बड़ी भूमिका है ये दुनिया को पता है। अफगान की सरकार बात को कई बार जाहिर भी कर चुकी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंक फैलाने में मदद करता है, उसकी वजह से ही शांति स्थापित नहीं हो रही है। कई आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, पर चूंकि तालिबान के साथ साठगांठ है पाकिस्तान की, जिसको लेकर अफगानिस्तान के शांति वार्ता में इसे शामिल करना पड़ता है। वैसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एंट्री भी हुई थी तो अमेरिका की वजह से हुई थी। तब जब सोवियत संघ अफगानिस्तान पर कब्जा जमाना चाहता था तब अमेरिका ने पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके यहाँ पर घुसा दिया और बाद में यही पाकिस्तान अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया। जब अमेरिका ने पैसे देने कम कर दिए तब पाकिस्तानी सेनाओं से ट्रेनिंग पाए हुए तालिबानी अमेरिका पर भारी पड़ने लगे। पर सोवियत संघ और अमेरिका में बस एक फर्क था कि सोवियत संघ भाग गया पर अमेरिका अपनी सेना को वहीं जमाए रखा और उनसे लड़ता रहा। पर अब अमेरिका इन झंझटों से बाहर निकलना चाहता है और पाकिस्तान इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान पर उसकी पकड़ मजबूत रहे। जहां आर्थिक तंगहाली से पाकिस्तान पहले ही दुनिया भर में बदनाम है तो वहीं इस बार राजनयिक दृष्टि से अफगानिस्तान में बड़ी किरकिरी हुई। दरअसल काबुल में पाकिस्तानी संसदीय प्रतिनिधि मंडल यानी कि नेताओं का एक ग्रुप पहुंचा था शांति वार्ता के लिए बात करने, लेकिन उसकी जहाज को उतरने ही नहीं दिया गया। काबुल हवाई अड्डे के टावर ऑपरेटर ने इसकी अनुमति ही नहीं दी। अफगानिस्तान ने हालांकि ये कहा कि सुरक्षा कारणों से इस हवाई अड्डे को बंद
बंद कर दिया गया है और नई तारीखें आपस में बातचीत करके तब बताई जाएगी। 5 सदस्यों का ये दल पहुंचा था, 3 दिन के यात्रा पर था, लेकिन अब सोचिए हवा में लटका प्लेन जिसे उतरने के लिए इजाजत ही नहीं मिला। ये बिल्कुल एक रहस्यमय तरीके से रद्द हुआ। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, न ही कोई नई तारीख दी गई और न ही इसके लिए कोई माफीनामा मांगा गया। कहा यह जा रहा है कि इतने बड़े लेवल के प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंच रहे थे, फिर प्रोटोकॉल को कैसे नजरअंदाज कर दिया गया? क्या ये जानबूझकर की गई बेइज्जती नहीं है? वैसे ऐसा कर भी सकती है अफगान सरकार। शांति के नाम पर अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान की बेइज्जती अफगानिस्तान सरकार ने शुरू कर दी है। अभी तो वार्ता के बहुत दौर चलने हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूक्रेन और रूस के जंग के ऐलान के बीच। जिस तरह से रूसी जमावड़ा बढ़ रहा है बॉर्डर पर यूक्रेन के, उसके बाद ये तो लगभग लग रहा है कि युद्ध होकर रहेगा। यहाँ तक कि इस तनाव ने अब और भी ज्यादा आक्रामक रुख अपना लिया है। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय के अधिकारियों द्वारा सीधे सीधे चेतावनी दी गई है कि अगर यूक्रेन ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई तो अपने अंत को बुलाएगा। कहा गया है कि अगर जंग की शुरुआत होती है तो आप समझ लीजिए कि यूक्रेन के अंत की शुरुआत होगी। रूस का कहना है कि यह ऐसा जख्म होगा जिसे यूक्रेन खुद बुला रहा है और इसमें गोली उसके पांव में नहीं बल्कि उसके चेहरे पर लगेगी। रूस ने यह 2 टूक कहा है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए खुलकर सामने आएगा और कितना दखल देगा रूस, ये इससे तय होगा कि आग कितनी सुलगती है। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए लगातार प्रोसेस को बढ़ाने की बात कर रहा है नाटो संगठन से। वैसे पश्चिमी देशों से भी यूक्रेन ये कह रहा है कि उसकी मदद के लिए आगे आए। तो रूस ने ये भी कहा है कि नाटो का समर्थन मिलने से यूक्रेन की सुरक्षा कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी और न ही उसे विवाद हल करने में मदद मिलेगी। वैसे रूसी विदेश मंत्रालय ने ये आरोप लगाया था कि नाटो देश साजो सामान और हथियारों से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, पर अब यहाँ भारत का भी नाम आ रहा है। दरअसल इस आर्टिकल को देखिए, फरवरी महीने से ही हालांकि ये बात चल रही है जिसमें यूक्रेन भारत से हथियारों को खरीदना चाहता है। एरो इंडिया शो के दौरान यूक्रेन और भारत के बीच कुछ समझौते होने की बातें चली थी, जिसमें ये कहा गया था कि दोनों देश की नेवी और एयरफोर्स एक दूसरे के मदद करेंगे और एक द्विपक्षीय समझौता बनेगा जिसके तहत एक दूसरे के हथियारों की खरीद कर सकेगा दोनों देश। 4 एग्रीमेंट साइन हुए थे $70 मिलियन के। वैसे इस समझौते में भारत को जहां यूक्रेन अपने नए हथियारों को ऑफर कर रहा है, तो वहीं भारत के तेजस हेलीकॉप्टर्स, वारशिप और पेट्रोल वेसल्स, साथ ही साथ आर्टिलरी गन, टैंक, रडार, इसकी खरीद के बारे में भी यूक्रेन सोच रहा है। वैसे टेक्नोलॉजी के मामले में यूक्रेन खुद ही माहिर है, पर युद्ध के समय हथियारों की जरूरत हर देश को पड़ती है। ऐसे में अब इस डील के मुताबिक क्या भारत यूक्रेन को हथियार मुहैया कराएगा? अगर ऐसा करता है भारत तो फिर एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत यूक्रेन की हथियारों से मदद करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।